नमस्कार, कैसे हैं। ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के सामने, और जिसमें हम लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे। बहुत इजी है, आप लोगों ने पहले किया हुआ है। 6th क्लास से लेकर 8th क्लास में इसका जिक्र मिलता है और यह लगातार परीक्षाओं में कभी ना कभी आता है। बहुत सी आसान से कंसेप्ट हैं ये। अलग अलग समय जो है उस टाइम जोन के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्यों, क्या रीज़न है इनका होने का। अक्षांश देशांतरीय रेखाएं जो आप लोगों ने सुना होगा, क्या होती हैं ये, क्या कार्य है इनका, क्या वास्तव में ये एग्जिस्ट करती हैं या काल्पनिक हैं, या इससे विश्व को क्या फ़ायदा हुआ है ये सब करने से। तो देखिए, जो हमारी अर्थ है जिसकी शेप जियोइड है, हमारी अर्थ बहुत विशाल है, करीब 12,500 किलोमीटर का उसका डायमीटर है। उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान का पता लगाना, एक स्थान से दूसरे स्थान के बारे में जानना कि कौन सी जगह कहाँ पे है, कैसे हो सकता है। आज के ज़माने में हमको सब पता है ना। हम जहाँ पे खड़े हैं अभी, आप गूगल को बोलेंगे आपकी लोकेशन निकाल देगा। लोकेशन कैसे निकाली जाती है, उसमें कुछ डिग्री मिनट्स करके नॉर्थ साउथ करके आता है, क्या है वो सब ही इसमें आपको पढ़ना है। बेसिकली देखिए, अर्थ को हम लोग दो अलग अलग तरीक़ों से उस पर काल्पनिक रेखाएं हम लोग इमेजिनरी लाइंस में खींच के पूरे अर्थ को छोटे छोटे पॉइंट्स में बांट दिया है। उन्हीं पॉइंट्स की मदद से आपको पता लगता है कि वाकई में दिल्ली से लंदन जाना होगा तो क्या रास्ता पकड़ना पड़ेगा, या दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी जाना होगा तो क्या रास्ता पकड़ना होगा, कौन सा नॉर्थ में कौन सा साउथ में है। ऐसे तो दिल्ली के नॉर्थ में कश्मीर भी है, और दिल्ली के नॉर्थ में चाइना भी है, दिल्ली के नॉर्थ में मॉस्को भी है। तो किस जगह के लिए क्या रास्ता होगा, किस जगह की लोकेशन क्या है, ये कैसे पता लगे। इसके लिए विश्व समुदाय ने 1880 के बाद कुछ कार्य करने शुरू किए, और 1852 में भी बेसिकली हुआ था। और उसके बाद कुछ काल्पनिक रेखाओं का चित्रण किया गया जिससे पता लगाया जा सके कि किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन और एक स्थान से दो स्थान की दूरी तय की जा सके। उसके बाद आपको पता है कि जो सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, उसके आधार पर दिन रात बनते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। और किस प्रकार से कहीं पे सुबह है कहीं पे शाम है, तो कौन कहाँ कैसे क्या रहे, है ना। किस जगह पे किस तारीख की सुबह मानी जाए, किस जगह पे किस तारीख की शाम मानी जाए, ये सारा कुछ कंसेप्ट इसी से सॉल्व हुआ। तो पृथ्वी पे दो इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं। एक तो लेटी हुई लाइनें हॉरिजॉन्टल, और एक है कर्व वाली एंगुलर लाइनें, है ना, जिसको आप वर्टिकल लाइंस भी कुछ बोल सकते हैं, खड़ी लाइनें, ये इस प्रकार की। और ये अर्थ पे ये लेटी हुई लाइनें हॉरिजॉन्टल पूरी, इसको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं। हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड लाइंस। इसे बोलेंगे देशांतर रेखा, इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। पहले इनके बारे में समझ लीजिए। देखिए, ये पृथ्वी पे सब मिला के कुछ लाइनें हैं हॉरिजॉन्टल, और वो हॉरिजॉन्टल लाइनें कितनी हैं क्या है बता देते हैं। पहले ये हमारी पूरी अर्थ है, इसके बिल्कुल बीचों बीच से मेन अक्षांश रेखा गई है, मुख्य अक्षांश रेखा, जिसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इसको इसी को विषुवत भी बोलते हैं, इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि और ये जो लाइन है इसको 0 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री पे मतलब बिल्कुल बीचों बीच में है। इसके ऊपर का हिस्सा नॉर्थ, इसके नीचे का हिस्सा साउथ, मतलब ये पूरा जो हिस्सा है उसके ऊपर का जो आधा गोला है इसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध। और इसे बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। एक प्रकार से ये लाइन बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से बंटवारा करती है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। सब काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तव में कुछ नहीं है। इसके बाद इसके मिड पॉइंट से हर डिग्री को मेज़र करके एक एक लाइन बना दी गई है। जैसे यहाँ से 1 डिग्री मेज़र करके जो रेखा हमारे पृथ्वी के सर्कमफ्रेंस पे टच करती है, उसको अगर हम घुमाएं तो ये कहलाएगी 1 डिग्री अक्षांश उत्तरी, है ना, नॉर्थ में ना। तो 1 डिग्री नॉर्थ से इसी जगह से 2 डिग्री के एंगल मेज़र करके जो पृथ्वी की बाउंड्री पर टच होगी वो 2 डिग्री का, तो 2 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ, मतलब 2 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध। इसी प्रकार से दक्षिण में भी। तो क्या पूरी रेखाओं से भर दिया गया है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को। कुल मिला के ये कितनी रेखाएं हैं मैं ये बता दूं। कुल मिला के ये रेखाएं देखिए, ये भूमध्य रेखा 1, इसके नीचे आपकी 90 रेखाएं, और इसके ऊपर आपकी 90 रेखाएं। तो कितनी होनी चाहिए? तो टोटल 181, मतलब एक भूमध्य रेखा वाली प्लस 90 नॉर्थ वाली प्लस 90
साउथ वाली। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे ये रेखाएं नीचे बढ़ती रहती, आगे की ओर बढ़ती हैं, ऊपर की ओर या नीचे की ओर बढ़ती हैं, ये छोटी होती जाती हैं, छोटी होती जाती हैं, छोटी होती जाती हैं। तो एक पॉइंट जो बिल्कुल साउथ पोल आता है और यहाँ जो बिल्कुल नॉर्थ पोल आता है, यहाँ पे लाइन ना होकर सिर्फ डॉट बन जाती हैं। क्या हो जाती है? डॉट बन जाती है। तो इसे हमें कंसीडर नहीं करना होगा, इसलिए इसमें से 2 हम घटा देंगे। टोटल लाइनें कितनी होगी अक्षांश की? 179। ये पेपर में आता है 179, 179। अगर आप पॉइंट्स को गिरेंगे तब 181 होगी। तो नॉर्थ के ऊपर कितने अक्षांश हैं? 90। नॉर्थ के नीचे कितने अक्षांश हैं? 90। टोटल 181 अक्षांश बनते हैं। लेकिन अगर आप लाइनें बोलेंगे तो वो 179 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच का डिस्टेंस कितना है? 111 किलोमीटर। कितना है? 111 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। क्लियर हो गया? मेरे हिसाब से अक्षांश में ये जो की चीज़ें हैं ये मैंने आपको बता दी। अब इसमें देखिए कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। इसी के आधार पे पृथ्वी को टेम्परेचर जोन में भी बांटा जाता है, जो कि मैं जब अर्थ की डायरेक्शन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसमें बता दूंगा, है ना, टेम्परेचर जोन में कैसे बांटते हैं। वो सूर्य की मूवमेंट होगी कि उसमें पता लगेगा आपको कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में ही सूर्य की मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो यहाँ वर्ष भर गर्मी रहती है, इसीलिए यहाँ पे उष्ण कटिबंधी है। उससे ऊपर ठंडी, फिर उससे ऊपर और ठंडी, उससे ऊपर और ठंडी, इधर ठंडी, इधर ठंडी, इधर ठंडी। वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं मेन कंसेप्ट क्या है। अब हमारी मुख्य रेखाएं देखिए, 179 अक्षांश रेखाओं में कुछ अक्षांश रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है 23.5 डिग्री साउथ। साउथ क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में रेखा है। एक ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ क्यों? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है। और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये 66.5 डिग्री साउथ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा है इसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्योंकि सूर्य की जो मूवमेंट होती है वो ज़्यादातर इसी एरिया में होती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसलिए ये लाइनें, ये 3 लाइनें, कर्क, विषुवत और मकर, ये 3 लाइनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इन 3 लाइनों पे क्या क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से गुजरती हैं, कौन सी लाइन किस गोलार्ध में है। जैसे मकर, कैप्रिकॉन बोलते हैं इंग्लिश में। कैप्रिकॉन किस हेमिस्फेयर में है? साउथ वाले में। कैंसर किस हेमिस्फेयर में है? नॉर्थ वाले में। अब ये कहाँ कहाँ से गुजरती हैं वर्ल्ड में, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें इसके नीचे क्या है? 66.5 डिग्री साउथ या 66.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि इसके ऊपर ठंडक, ये आर्कटिक सर्कल बोलते हैं इसको, या लाइन ऑफ आर्कटिक। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये 3 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा हौच-पौच लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा संभालना पड़ेगा आपको। मेरे हिसाब से आप लोगों को इतना चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये लाइनें कैसे कैसे इतनी डिग्री बनती हैं, सेंटर से एंगल इनका लिया जाता है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच कितना डिफरेंस है? 111 किलोमीटर का। तो ठीक है, मतलब दुनिया की हर जगह किसी ना किसी अक्षांश पे है ना, किसी ना किसी अक्षांश के आसपास है। अब देखिए इसके बारे में ज़रा कुछ देखते हैं। ये अक्षांश रेखाओं का देखते हैं जल्दी से ऊपर तक का पोर्शन देखना। जब हम देशांतर की बात करेंगे तो नीचे वाला पोर्शन देखेंगे। अब अक्षांश रेखाएं, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा कौन सी? ये वाली, ये वाली है ना, ऊपर वाली। ये हमारे इंडिया से भी गुजरती है। ये हमारी इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से। बताएंगे अभी आपको, गुजरात से लेके, राजस्थान से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, छत्तीसगढ़ से लेके, है ना। अब देखिए, अब ये विश्व में कहाँ कहाँ से गुजरती है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है अल्जीरिया से। अल्जीरिया ऐसा देश है जहाँ से हर प्रमुख लाइनें गुजरती हैं। कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी, विषुवत भी, फिर देशांतर रेखा की भी प्रमुख लाइन गुजरती है, 0 मेरिडियन वाली। ध्यान दीजिएगा। नाइजर, लीबिया, मिस्र मतलब इजिप्ट, सऊदी अरब, ओमान, इंडिया, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मैक्सिको, बहामास आइलैंड है, और माली। ये वो देश हैं जहाँ से पूरे विश्व में ये कर्क रेखा गुजरती है। कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसको आपको देखिए रटना पड़ेगा सिस्टम से। ग्रुप में मैंने पीडीएफ दे रखी है मैप की, उससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ये वीडियो देखते समय आप मैप जरूर देख लीजिएगा। अगली बात, अब आते हैं अपने हम मेन लाइन इक्वेटर। देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेन लाइन ये इक्वेटर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यहीं पे सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है, यहीं पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संपदा भी पाई जाती है, क्योंकि वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ये मकर रेखा, सॉरी ये भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर कहाँ कहाँ से गुजरता है? 13 देशों से गुजरता है जी। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे, गैबोन,
कांगो रिपब्लिक और कांगो डेमोक्रेटिक, दोनों कांगो, युगांडा, ये सारे अफ्रीकन देश हैं, कीनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती। मतलब इंडिया से ये नहीं गुजरता, इंडिया से थोड़ा सा नीचे गुजरता है, इंडिया से थोड़ा सा नीचे गुजरता है। ठीक हो गया? ठीक है, अब ये देखिए इसके बाद हम इस लाइन की बात करते हैं। अब इसके नीचे कैप्रिकॉन वाले के लिए आते हैं। कैप्रिकॉन कहाँ से गुजरता है? कैप्रिकॉन देखिए कहाँ से गुजरता है। कैप्रिकॉन है ये मकर रेखा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, ब्राज़ील, मेडागास्कर, हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड, आप देखेंगे ना अफ्रीकी कंटिनेंट के जस्ट बगल में है, मोजाम्बिक, नामीबिया और पैराग्वे। यहाँ से ये हमारी मकर रेखा गुजरती है, ये वाली नीचे है तो ऑस्ट्रेलिया से गुजरेगी, बिल्कुल सही बात है। क्लियर हो गया? ये चीज़ ध्यान दीजिए। अब देखो एक और कंसेप्ट वाली बात, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका से गुजरती, अफ्रीका से तीनों रेखाएं पास होती है। एकमात्र ऐसा कंटिनेंट जिससे तीनों ये लाइन है जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है ये पास होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अल्जीरिया ऐसा देश है जहाँ से तीनों पास होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अल्जीरिया ये तीनों पास नहीं होते हैं, ये दोनों पास होती हैं, कर्क भी और नहीं, ठीक है, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न हो गई थी। अल्जीरिया से कर्क रेखा पास होती है और देशांतर एक प्रमुख रेखा पास होती है, वो बताएंगे आपको, ये लिखा हुआ। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब इसमें हम देशांतर की ओर बढ़ते हैं। देशांतर देखिए क्या है, देशांतर बेसिकली एंगुलर लाइंस हैं जो कि पोल्स पे जाके मिलती हैं, एक पोल से स्टार्ट होकर दूसरी पोल में मिलती है। स्ट्रेट नहीं है ये, ऐसे ऐसे एंगुलर है ना, एक जगह से निकल के दूसरी जगह करती हैं। अगर हम पृथ्वी को ऐसे अक्षांश देशांतर दोनों से भरे तो इस पर लाइन ऐसे खींच दीजिए तो हर पूरे ब्लॉक बन जाएंगे पूरी पृथ्वी पे। अगर मैं इसमें खींचूँ, ये समझा दिया हमने, तो इस प्रकार से लॉन्गिट्यूड भी है, लैटिट्यूड भी है, लॉन्गिट्यूड भी है, लैटिट्यूड भी है, ऐसे। ये हमारी अर्थ है। इसमें हमें किसी जगह की पोजीशन निकालनी होगी तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की दोनों पोजीशन निकाल लेंगे, वो जगह पता लग जाएगी ये कहाँ पे है। हवाई जहाज रास्ते ऊपर ऐसे चलते हैं, उन्हें नहीं पता होता रास्ता कहाँ जा रहा है। इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड, इतने डिग्री साउथ, इतने डिग्री नॉर्थ, इतने डिग्री लैटिट्यूड पे मुड़ना है, और वैसे ही वो मुड़ते हैं। तो देखिए जो देशांतर रेखाएं हैं इनको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, और एक कुल होती हैं 360, मतलब कुल 360 रेखाओं में पूरी पृथ्वी को घेरा हुआ है ना। मतलब हर 24 घंटे में पूरी पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है इन देशांतर रेखाओं के साथ। मतलब इन 360 देशांतरों को 24 घंटे में पृथ्वी पूरा कर देती है, बिकॉज पृथ्वी 24 घंटे में अपना पूरा एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, इस तरह ध्यान दीजिए। इसमें प्रमुख लाइनें देखिए कौन कौन सी हैं। इसके जो बिल्कुल मेन लाइन है जिसको 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, क्या बोलेंगे? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री जो देशांतर है इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं जी? प्राइम मेरिडियन। मतलब प्रधान मध्य रेखा। ये प्रधान मध्य रेखा जो ये है, ये बिल्कुल लंदन से होके गुजरी हुई है। लंदन में जगह है ग्रीनविच, जहाँ पे बहुत प्रमुख रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। 1882 में यहाँ पे देखा जाए तो रॉयल ऑब्जर्वेटरी में काम हुआ, और इस जगह के आधार, इस जगह पे जो यूके में जो ग्रीनविच नाम की जगह है, यहाँ के समय को ही पूरे विश्व का मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। मतलब इसके आधार पे ही हर जगह के अपने अपने टाइम होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। और ये पूरी नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक गुजरता है। अब ये लाइन जहाँ जहाँ से गुजरेगी लगा लीजिए उस जगह पे एक जैसे टाइम होंगे। इस पे जाने से पहले मैं बता दूं, ये कुल 360 लाइनें होती हैं। इस 0 डिग्री के ईस्ट में 180 लाइनें और इस 0 डिग्री के वेस्ट में 180 लाइनें। ठीक है, ये जैसे ये उत्तरी दक्षिणी में बांटता था पृथ्वी को, ये पूर्वी और पश्चिमी में बांटता है पूरी पृथ्वी को। आप कहोगे सर यहाँ भी ये केस होना चाहिए कि 180 इधर 180 इधर और एक बीच में, तो 361 होनी चाहिए। तो मैं बता दूं 180 यहाँ से 180 होते होते लास्ट वाला 180, और यहाँ से होते होते 180 लास्ट वाला। मतलब लास्ट वाला जो 180 वो कॉमन है, इधर वाला 180 और इधर वाला 180 वो कॉमन लाइन है। इसीलिए टोटल 360 लाइन्स ही होती हैं, 360 लाइन्स ही होती हैं। अब पूरी पृथ्वी 360 लाइनों को 24 घंटे में घुमा लेती है, 24 घंटे में घुमा लेती है। इसका मतलब क्या? एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में कितने मिनट का समय लगता है पृथ्वी को? 4 मिनट का। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। इसीलिए कोई देश, मान लीजिए लंदन यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है और 1 डिग्री देशांतर पर दूसरा देश स्थित है, तो उनके समय में 4 मिनट का अंतर होता है। उनके समय में 4 मिनट का अंतर होता है। ऐसे ही भारत जो है, भारत की पोजीशन यहाँ पे है। भारत इस ग्रीनविच से 0 से
काफ़ी दूर है, 82.5 डिग्री इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है बताता हूँ अभी, वो 82.5 डिग्री है। और इसीलिए भारत यहाँ से 5.5 घंटे, लंदन के समय से भारत का समय 5.5 घंटे अधिक है। जितना पूर्व में है वहाँ उतना जल्दी सुबह होती है, वहाँ का टाइम हमेशा आगे रहता है, पश्चिम का समय पीछे रहता है। इसीलिए जब हमारे इंडिया में रात हो जाती है तब अमेरिका में सुबह होती है। देखा ना आप लोगों ने। अब इसका तरीका कैसे है मैं बता दूं आपको। देखिए, हर 1 डिग्री देशांतर पे 4 मिनट डिफरेंस आता है ना। तो उससे जितनी मान लीजिए कोई ग्रीनविच मान लीजिए 0 है और कोई जगह जो कि है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। किस पे है? पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और यहाँ बज रहे हैं दिन के 12। तो आप पूछेंगे कि इस पॉइंट पे इस समय टाइम क्या होगा? दिन के 12 बज रहे हैं। तो अब इस 60 को 4 से गुणा कीजिए, क्योंकि हर डिग्री पे 4 मिनट है। तो टोटल कितना डिफरेंस होना चाहिए? 6 × 24 240 मिनट। 240 मिनट मतलब ये जगह 240 मिनट पहले है। मतलब यहाँ अगर 12 बजे हैं तो ये इसमें 240 मिनट यहाँ पे और ऐड कर दीजिए, तब इस जगह का टाइम निकलेगा। तो 240 को आप किससे 60 से डिवाइड करो, 4 घंटे। मतलब ये जगह करीब 4 घंटे ज़्यादा है। मतलब इस जगह पे शाम के 4 बजे हैं। कितने बजे हैं? शाम के 4 बजे हैं। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हर जगह का टाइम अलग अलग होता है। और जितना आप ईस्ट में चलेंगे उतना जल्दी पहले रहेगा समय, जितना वेस्ट में चलेंगे उतना जल्दी समय पीछे रहेगा। जैसे कि ये लंदन है, यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री वेस्ट देशांतर पे समय क्या होगा? उसी समय 12 में से 4 घंटे घटा दो, 12 में से 4 घंटे घटा दो, कितना हो गया? सुबह के 8 बज रहे होंगे, 8 AM। और यहाँ पे 4 PM। ये पोस्ट मेरिडियन, ये एंटी मेरिडियन, इसीलिए AM PM बनता है। आप समझ गए बात को? इस प्रकार से ये सारे समय होते हैं। अब आप कहोगे सर कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, जैसे इंडिया में ही है। इंडिया मान लीजिए यहाँ गुजरात में मान लीजिए हमारा अक्षांश रेखा, मुझे भी ध्यान नहीं आ रही है, हमारी अक्षांश रेखा कुछ और है और अरुणाचल में अक्षांश रेखाएं कुछ और है। उनके बीच में करीब 30 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। यहाँ जो हमारी अक्षांश रेखा है और यहाँ जो हमारी आखिरी अक्षांश रेखा है, इसके बीच में देशांतर रेखाएं, जो देशांतर रेखाएं कई सारी गुजरी हुई, 30 देशांतर रेखाएं गुजरी हुई हैं, है ना। तो हम किसको मानेंगे? सबका समय 4-4 मिनट अलग अलग है और यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। मतलब भारत में ही 2 घंटे का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन देश तो एक है तो समय भी एक होना चाहिए। इसीलिए हर देश अपने किसी एक रेखा को मीन लाइन मान लेता है, मुख्य रेखा मान लेता है और वहीं के टाइम को पूरे देश का टाइम माना जाता है। आप समझ रहे हैं? मतलब क्या, भारत में अगर कितने भी देशांतर रेखाएं गुजरे, किसी एक को ही देशांतर समय रेखा मानना पड़ेगा, किसी एक को ही प्रमुख मतलब कि समय रेखा मानना पड़ेगा, मध्याह्न रेखा मानना पड़ेगा हमारे टेम्परेचर के, हमारे टाइम के हिसाब से। उसी के आधार पर पूरे देश का टाइम मापा जाएगा। तो भारत में से 82.5 डिग्री पूर्व की एक लाइन गुजर रही है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद में नैनी जगह है, बहुत फेमस जेल भी थी। वहाँ का जो टाइम है उसी को पूरे भारत का आदर्श टाइम माना जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा गुजरात में सूर्य लेट उगता है, अरुणाचल में सूर्य ज़्यादा जल्दी उग जाता है। अरुणाचल में जो सवेरे 6 बजे का माहौल होता है, मतलब वो गुजरात में करीब 8 बजे ऐसा माहौल होता है। कारण क्या है कि समय रखने की वजह से सूर्य तो पहले उग रहा ना अरुणाचल में, इसीलिए वहाँ सूर्य जल्दी उग जाता है। वहाँ 4 बजे करीब सूर्य उग जाता है, यहाँ पे 6 बजे उगता है। क्यों? इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, इसकी टाइम डिफरेंस की वजह से। अगर ये टाइम डिफरेंस नहीं रखते तो यहाँ अगर 6 बजते तो यहाँ सुबह के 4 बजते। समझ रहे आप? यहाँ सुबह के 6 मतलब अरुणाचल में जो सवेरे 6 बजे जो माहौल है, गुजरात में वो माहौल 4 बजे भोर में था। समझ गए? लेकिन टाइम जोन एक होने की वजह से दोनों जगह हम 6 PM ही मानेंगे। दोनों जगह हम क्या मानेंगे? 6 PM ही माने, 6 AM ही मानेंगे। इस प्रकार से हर देश का अपना मीन टाइम होता है, हर देश का अपना मीन टाइम होता है, ताकि वो वहाँ के समय काल को अच्छे से कर सके। कई जगह के वर्किंग आवर अलग अलग होते हैं, जैसे अरुणाचल असम के वर्किंग आवर्स और हमारे गुजरात के वर्किंग आवर्स में डिफरेंस है। वहाँ ऑफिस सुबह जल्दी लग जाएगा, शाम को जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्यों? वहाँ शाम जल्दी हो जाएगी, गुजरात में शाम लेट होगी। समझ गए ना बात? अब देखिए इसी तरह और होता है। तो ये मैं पहले बता दूं आपको
जैसे प्राइम मेरिडियन बोल रहा था, प्राइम मेरिडियन जो लाइन है जो बिल्कुल सीधी, वो कहाँ कहाँ से गुजरी है, इन राष्ट्रों से गुजरती है, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, अंटार्कटिका, टोंगो और घाना। इन जगहों से ये लाइन गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। और इसके आधार पे इन सभी जगहों पे एक समय होता है, इन सभी जगहों का एक समय होता है। मतलब यूके का जो समय है वो स्पेन का भी समय होना चाहिए, वही अल्जीरिया का भी समय होगा आदर्श रूप से अगर देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि एक देशांतर पे जो उस जहाँ से देशांतर गुजर रही है उस जगह का समय एक जैसा ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो मुख्य रेखा है हमारी टाइम वाली GMT लाइन जिसको बोलते हैं, वो कहाँ कहाँ से गुजरती है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद इसमें एक रेखा और है, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, तिथि रेखा जिसको आप बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन बेसिकली किसी एक, ये जो 180, पहले बता दूँ, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये 180 डिग्री है देशांतर रेखा, कॉमन वाली जो पीछे पीछे दोनों तरफ है ना। ये ईस्ट की भी 180 है और वेस्ट की भी 180 है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, है ना। और ये किसी भी लैंड से नहीं गुजरती, किसी भी लैंड से नहीं गुजरती, क्योंकि अगर किसी लैंड से गुजरेगी तो एक ही देश में दो अलग अलग डेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। किसी भी देश में एक ही देश में दो अलग अलग डेट पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको वाटर बॉडी से ही निकाला जाता है। और ये कहाँ से गुजरती है, बेसिकली पैसिफिक ओशन से। कहाँ से गुजरती है, पैसिफिक ओशन। टेढ़ी मेढ़ी भी है ये, इसको अगर आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे बचाने के लिए इस लाइन को टेढ़ा मेढ़ा किया गया है ताकि कहीं पे डिस्प्यूटेड एरिया ना डेवलप हो पाए। जो मैंने मैप दिया है उस मैप के साथ इसको डाल के आप जरूर करिएगा। क्वेश्चन कई बार आता है कि एक जहाज है दिल्ली से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा है, मंगलवार को वो दिल्ली से न्यूयॉर्क की तरफ उठा और अमेरिका पहुंचा 24 घंटे बाद, तो अमेरिका में कौन सा दिन होगा बताइए। बहुत लोग इसका आंसर बुधवार मार सकते हैं, लेकिन वहाँ भी मंगलवार ही होगा, बिकॉज अमेरिका का समय भारत से काफ़ी पीछे है, क्योंकि वो बिल्कुल पश्चिमी एरिया में है। और यहाँ से यहाँ अगर जहाज जाएगा तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, बिल्कुल यहाँ का समय तो ऑलरेडी पीछे चल रहा है ना, यहाँ का समय आगे चल रहा है। तो इसलिए हमको जब हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं तो हमको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, और जब हम वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हैं तो हमको एक दिन लूज होता है। अगर हम दिल्ली से जापान जाएंगे तो हमको एक दिन का लॉस होगा, बिकॉज जापान हमारे और भी ईस्ट में है। आप समझ के बात को, समझ रहे। तो ये कंसेप्ट, इसको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो इंपॉर्टेंटली आते हैं, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। और अक्षांश देशांतर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इस चैप्टर से, इस वीडियो से बाहर नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच।